बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डिस्क ऑफ मास कैपिटल एम एंड रेडियस कैपिटल आर इज यूज्ड इन एटवुड मशीन। बच्चों एटवुड मशीन अपन ने एलएलएम में भी देखी थी, मतलब पुली सिस्टम। एग्जैक्टली सर। द स्ट्रिंग इज मासलेस एंड द टू ब्लॉक्स M1 एंड M2, बच्चों ये M1 M2 दोनों ब्लॉक्स है जिसमें M1 की वैल्यू बड़ी है M2 से, आर अटैच्ड एट इट्स एंड एज शोन इन फिगर। फाइंड फर्स्ट लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, सेकंड एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ डिस्क। और बच्चों यहाँ पे एक टर्म गिवन है, सफिशिएंट फ्रिक्शन इज प्रेजेंट बिटवीन स्ट्रिंग एंड डिस्क। सर इस लाइन को पढ़ के एक चीज याद आती है, जब अपन ने एनएलएम में पढ़ा था तो वहां पर अपन कहते थे फ्रिक्शनलेस है डिस्क, तो वहां पर अपनी जो कॉर्ड थी या स्ट्रिंग थी वहां पर स्लिप होती थी, तो क्या इसका कोई सिग्निफिकेंस है यहाँ पर? बिल्कुल सर, यहाँ पर अगर फ्रिक्शन हमको दिया है तो इसका मतलब जो है वो स्ट्रिंग उसके ऊपर स्लाइड नहीं कर रही है। मतलब स्ट्रिंग वहां पर जिस पर्टिकुलर पोर्शन पे है, आई मीन जैसे ये स्ट्रिंग है, तो अगर ये स्ट्रिंग, ये ब्लॉक नीचे आएगा तो स्ट्रिंग जो होगी वो स्लिप नहीं करेगी, वो वहीं पर अटकी रहेगी और डिस्क को अपने साथ साथ रोटेट कराएगी। इसका मतलब सर यहाँ पर कोई फ्रिक्शन प्रेजेंट है, जैसा यहाँ पर लिखा प्रेजेंट है जो स्ट्रिंग को स्लिप होने नहीं दे रहा है। तो सर यहाँ पर कहीं ना कहीं उस पर टेंशन पे कोई इफेक्ट पड़ेगा उसके कारण? बिल्कुल पड़ेगा सर, और एग्जैक्टली हम लोग वही चीज डिस्कस करने जा रहे हैं। बच्चों जैसा सर ने एक क्वेश्चन रखा कि इस फ्रिक्शन का कहीं ना कहीं कोई इंपॉर्टेंट रोल है, और उसको पहले हम लोग यहाँ पर रफ डिस्कशन करते हैं, देन आफ्टर इस क्वेश्चन को वापस से सॉल्व करने आएंगे। तो बच्चों एक बार इस डायग्राम को आप नोटिस कर लीजिए, हम लोग कुछ मार्किंग कर देते हैं और उस मार्किंग को फिर प्रूफ करेंगे कि एग्जैक्टली ऐसा क्यों है। बच्चों आप डेली लाइफ में ऑब्जर्व कीजिए कि हम लोग नोटिस करते हैं कि कुएं में जनरली ये डिस्क लगी होती है ना, इस तरह का पुली सिस्टम लगा होता है। आपको याद है एनएलएम में हम लोगों ने इस डिस्क को क्या बोला था? मासलेस है। तो बच्चों प्रैक्टिकली सोचिए कि मासलेस एग्जैक्टली कुछ भी नहीं होता है। हम लोग सिर्फ आइडियली उसको मान रहे थे, पर प्रैक्टिकली बात करें तो ये मासलेस नहीं होती। अब इमेजिन कीजिए जब हम लोग कुएं में, हम लोगों ने सबने नोटिस किया होता है, हम लोग पानी भर के बकेट को जब बाहर निकालते हैं स्ट्रिंग की हेल्प से, तो स्ट्रिंग को हम लोग जब खींच रहे होते हैं तो ये जो डिस्क होती है वो क्या करती है? रोटेट कर रही होती है। तो बच्चों डिस्क अगर रोटेट कर रही है तो उसको टॉर्क मिल रहा है, अगर डिस्क रोटेट कर रही है तो उसको टॉर्क मिल रहा है। तो डेफिनेटली हमको पता करना है कि टॉर्क आया कहां से है। सिमिलरली बच्चों हम लोग अगर मोटर गैराजेस में जाते हैं तो वहां भी ये हमें एटवुड मशीन मिलती है। आप नोटिस करते हैं कि गाड़ी के इंजन को अगर हमें ऊपर उठाना होता है तो इंजन एक बहुत हैवी ऑब्जेक्ट होता है, उसको उठाने के लिए भी हम लोग इस चेन पुली सिस्टम का यूज करते हैं, या बहुत सी ऐसी सिचुएशंस हैं जहां पर इस सिस्टम का यूज किया जाता है। तो हमारा मेन टारगेट पता करना है कि एग्जैक्टली डिस्क ने रोटेशन किया क्यों, और ये फ्रिक्शन का यहां पर क्या रोल सामने आ रहा है। तो ऑब्जर्व कीजिए बच्चों, मार्किंग कुछ करते हैं। सबसे पहले मैंने यहां पर इस पे इसका वेट लगा दिया, दैट इज mg। बिल्कुल ठीक। इस पर हम लोगों ने मार्क कर दिया m2g। बच्चों आपको याद है कि ये स्ट्रिंग अगर एक कॉमन स्ट्रिंग होती थी तो हम लोग उसमें टेंशन सेम मार्क करते थे, पर इस बार मैं टेंशन को अलग अलग मार्क कर रहा हूं, रीजन मैं आपको बताऊंगा। बच्चों ऑब्जर्व कीजिए, अवे फ्रॉम द बॉडी अगर हम लोग मार्क करें तो यहां पर मैंने मार्क कर दिया T1, और यहां भी क्या मार्क कर दिया? T1। और यहां बच्चों मैंने दूसरी साइड मार्क कर दिया T2, और ये मार्क कर दिया T2। और क्वेश्चन में इस M1 का एक्सेलरेशन निकालना है, तो ये अगर नीचे जा रहा है तो ये A एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है। अब बच्चों मैंने आपने सबसे पहली चीज जो नोटिस की वो कि ये स्ट्रिंग एक थी तो दोनों तरफ टेंशन अलग क्यों है, रीजन डिस्कस करने जा रहे हैं। अब बच्चों यहां पर आप नोटिस कीजिए कि ये हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और एक्सिस ऑफ रोटेशन क्रॉस बना हुआ है, मतलब प्लेन के परपेंडिकुलर है, लाइक दिस। तो बच्चों अगर ये टेंजेंशियली एक टेंशन फोर्स एक्ट कर रहा है तो यहां से यहां तक की ये जो लेंथ हो वो हमें क्वेश्चन में कितनी दी है? कैपिटल आर। तो इसको मैंने मार्क कर दिया कैपिटल आर, और इसी तरह से यहां पे भी मैंने एक मार्क कर दिया कैपिटल आर। तो बच्चों सबसे पहले इमेजिन कीजिए टॉर्क कैसे डेवलप हो रहा है। बच्चों ये आर और ये T1, तो T1R। और बच्चों इसका सेंस ऑफ रोटेशन देखें तो कैसा आ रहा है हमारे पास? कुछ इस मैनर में। और अगर हम लोग इस T2R की बात करें तो ये हो गया R और T2, इसका सेंस ऑफ रोटेशन क्लॉकवाइज आ रहा है, मतलब एक घुमाना चाह रहा है एंटी क्लॉक और एक घुमाना चाह रहा है क्लॉकवाइज। तो इमेजिन कीजिए दोनों का टॉर्क एग्जैक्टली सेम जनरेट हुआ और अपोजिट सेंस में जनरेट हुआ, तो नेट टॉर्क जीरो, और नेट टॉर्क जीरो, मतलब ये रोटेट नहीं करेगी। पर ये डेली लाइफ में रोटेट करती है। तो डेली लाइफ में अगर ये रोटेट करती है तो 100% T1 और T2 एक दूसरे से अलग होते होंगे, तभी जाके वहां पे नेट टॉर्क डेवलप हो रहा है। बिल्कुल सर। तो बच्चों ऑब्जर्व कीजिए कि अब हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं कि ये टेंशन फोर्स अलग क्यों है। तो इसको हम लोग एक रफ डिस्कशन कर रहे हैं बच्चों, नेक्स्ट स्लाइड में आप ऑब्जर्व कीजिए। सबसे पहले बच्चों हम लोग यहां पर इस डिस्क को इमेजिन करें, ये हमारे पास डिस्क है, और इसके ऊपर जो स्ट्रिंग है वो कुछ इस तरह से लिपटी हुई है। बच्चों मैंने थोड़ा सा दूर बनाया है ताकि मैं आपको इजीली मार्क करके समझा सकूं। ये हमारे पास स्ट्रिंग है जो इसके ऊपर लिपटी हुई है, कुछ ऐसा।
और यहाँ पे हमारे पास इसके साथ ब्लॉक कनेक्टेड है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पे। तो बच्चों अब हम लोग मार्किंग कर रहे हैं कि एग्जैक्टली यहाँ पर सिचुएशन क्या होगी। बच्चों मानकर चलिए कि ये वाला ब्लॉक हैवियर है जिसको हमने M1 नाम दिया, तो ये नीचे आने की कोशिश कर रहा है, तो ये यहाँ से कहाँ जाएगा, ऊपर। तो बच्चों सबसे पहले इमेजिन कीजिए कि यहाँ डिस्क और स्ट्रिंग के बीच में सफिशिएंट फ्रिक्शन प्रेजेंट है। तो फ्रिक्शन प्रेजेंट है तो फ्रिक्शन का टेंडेंसी क्या होता है, स्लिपिंग रोकना, रिलेटिव स्लिपिंग रोकना। बिल्कुल सर। तो बच्चों इमेजिन कीजिए कि अगर ये वाला पार्टिकल नीचे आएगा तो ये खुद तो नीचे आएगा पर स्ट्रिंग को भी अपने साथ कहां खींच के लाएगा, नीचे। तो बच्चों स्ट्रिंग जब नीचे आने की कोशिश करेगी तो ये वाली स्ट्रिंग कहां स्लिप होना चाहेगी, नीचे। कुछ ऐसे स्लिप होना चाहेगी लाइक। बिल्कुल सर। तो बच्चों जैसे ही डिस्क देखेगी कि स्ट्रिंग स्लिप होने की कोशिश कर रही है तो इस स्लिपिंग को रोकने के लिए स्ट्रिंग पे फ्रिक्शन कहां लगाएगी, अपोजिट। मतलब स्लिपिंग अगर नीचे हो रही है तो इस पे अगर मैं मार्क करूं कि फ्रिक्शन कहां लगेगा, तो बच्चों स्ट्रिंग कहां आने की कोशिश कर रही है, नीचे, तो इस पे फ्रिक्शन कुछ ऐसे लगेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, ऐसे। And to every action there is an equal and opposite reaction. तो बच्चों ऑब्जर्व कीजिए कि अगर स्ट्रिंग पे फ्रिक्शन पीछे लग रहा है तो स्ट्रिंग इस पर्टिकुलर डिस्क पे फ्रिक्शन कहां लगाएगी, आगे। इसको अपन दूसरे कलर से मार्क कर लेते हैं। तो दोबारा से डिस्क ने स्ट्रिंग पे फ्रिक्शन लगाया पीछे, तो स्ट्रिंग भी डिस्क पे फ्रिक्शन लगाएगी आगे, कुछ इस तरह से। तो बच्चों अभी मैं सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग का डिस्कशन कर रहा हूं। यहां पे हम लोगों ने मार्क किया था कौन सा फोर्स, T1, और यहां मार्क किया था T2। और डिस्क फाइनली सॉरी ये जो पार्टिकल है और स्ट्रिंग है फाइनली कहां आ रहे हैं, नीचे की तरफ। तो बच्चों केवल इतना सा सेक्शन, ये क्रॉस से लेके इस क्रॉस तक, मैं इसको एक्सटेंड करके बना रहा हूं इस फॉर्म में, ऐसे। बच्चों ऑब्जर्व कीजिए ये जो स्ट्रिंग है यहां से यहां तक, इसको मैंने ऐसे सीधा कर दिया है और उसको वहां मार्क किया है। तो बच्चों टेंशन T1 कुछ ऐसे लग रहा है, ओके। टेंशन T2 उधर पहुंच जाएगा, ये कुछ ऐसे लग रहा है, नोटिस कीजिए। और बच्चों ऑब्जर्व कीजिए कि स्ट्रिंग पे फ्रिक्शन ये लाल कलर से कहां मार्क किया है, पीछे। तो यहां पर फ्रिक्शन इसमें पीछे की तरफ लग रहा है। और ऑब्जर्व कीजिए स्ट्रिंग इस पार्टिकल के साथ कहां आ रही है, नीचे। मतलब इसका मोशन हो रहा है आगे की तरफ। तो बच्चों आप नोटिस कीजिए कि अगर इसका एक्सेलरेशन आगे की तरफ है अलोंग विद द ब्लॉक, तो इसका मतलब कौन सा फोर्स डोमिनेट कर रहा होगा, T1। तो T1 की वैल्यू अगर मैं लिखूं, इक्वेशन बनाऊं, तो T1 माइनस T2 माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू मास ऑफ द स्ट्रिंग इनटू एक्सेलरेशन। अब बच्चों क्वेश्चन में हमें स्ट्रिंग कैसी दी गई है, मासलेस। तो ये चीज क्या हो जाएगी, 0। तो यहां से T1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, T2 प्लस फ्रिक्शन। क्या आपने नोटिस किया कि T1 और T2 आपस में इक्वल नहीं है, T1 की वैल्यू फ्रिक्शन से T2 से ज्यादा है। कितनी ज्यादा है, प्लस फ्रिक्शन। तो कई बार बच्चों आपके दिमाग में एक क्वेश्चन भी आएगा कि सर जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो आप T1 और T2 जब लिखेंगे तो आप फ्रिक्शन की वैल्यू उसके अंदर क्यों नहीं लिखोगे, जब वहां लिखा है सफिशिएंट फ्रिक्शन प्रेजेंट है तो आप फ्रिक्शन को मार्क क्यों नहीं करोगे। तो हमारा जवाब होगा बच्चों, जब हमने T1 मार्क किया था ना, तो T1 में फ्रिक्शन ऑलरेडी इंक्लूडेड है T1 की वैल्यू में, तो इसलिए उसको अलग से मार्क करना जरूरी नहीं है। ओके। तो बच्चों ये वो एक्सप्लेनेशन था जिसमें हमने प्रूफ किया कि T1 और T2 आपस में अनइक्वल क्यों है। तो वापस से अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे, और अब हमारा काम है सिर्फ उसको सॉल्व करना। तो क्यों ना सर इसको हटा दें। बिल्कुल सर। अब बच्चों जैसा सर ने सारी इक्वेशंस यहाँ पर लिखी हुई है, मतलब उनको मार्क करा हुआ है, इनसे बस इक्वेशन बनानी है। तो बच्चों ध्यान से देखिएगा, अगर मैं M1 ब्लॉक की बात करूं तो ऑब्वियस सी बात है M1G डोमिनेटिंग होगा विद रेस्पेक्ट टू T1 बिकॉज एक्सेलरेशन का है नीचे। तो बच्चों पहले ब्लॉक की जो इक्वेशन लिखूंगा, मैं लिखूंगा M1G माइनस T1 इज इक्वल्स टू M1A। बच्चों दूसरे ब्लॉक की इक्वेशन क्या लिखेंगे, कि यहाँ पर एक्सेलरेशन ऊपर है, मतलब T2 डोमिनेटिंग है विद रेस्पेक्ट टू M2G। तो यहाँ पर लिख दूंगा T2 माइनस M2G इज इक्वल्स टू M2A। सर साथ साथ इसको टेंशन की इक्वेशन भी बनाते चलते हैं। ओके सर, बिल्कुल बनाते हैं। तो यहाँ पर बच्चों T1 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से M1G माइनस M1A, और बच्चों यहाँ से T2 की वैल्यू आ जाएगी अपने पास M2G प्लस M2A। बच्चों ऐसा हम लोगों ने इसलिए किया ताकि कहीं भी हमें T1 T2 की जरूरत पड़ती है तो हम डायरेक्टली उसको भी मार्क कर सकते हैं। बिल्कुल सर। अब बच्चों दो इक्वेशन आ गई इन दोनों के लीनियर मोशन की। अब ये क्या कर रहा है, रोटेटरी मोशन। अब सर ने जैसे बता ही चुके हैं कि इसका जो टॉर्क होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा और इसका जो टॉर्क होगा वो क्लॉकवाइज होगा। और T1 ज्यादा है, T1 ज्यादा है, टॉर्क ज्यादा होगा। एग्जैक्टली। अब बच्चों जो इसके रोटेशन की इक्वेशन अपन क्या लिखेंगे, क्या यहाँ पर टॉर्क दो फोर्सेस के कारण है, और जैसे सर ने आपको बताया था कि नेट टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा इज इक्वल टू आई अल्फा। बच्चों आई किसका, इस डिस्क का, और यहां पर नेट टॉर्क दो फोर्सेस के कारण है। क्या यहाँ पर T1R एक टॉर्क है जो एंटी क्लॉकवाइज मतलब पॉजिटिव है, T2R दूसरा टॉर्क होगा जो क्लॉकवाइज है मतलब नेगेटिव होगा। बच्चों ये वाला डोमिनेटिंग है, तो ऑब्वियस सी बात है जो नेट टॉर्क में लिखूंगा वो लिखूंगा T1R माइनस T2R इज इक्वल टू आई अल्फा।
अब सर यहाँ पर क्या आई की वैल्यू पुट कर देते हैं? आई की वैल्यू हम लोग डिस्क है और सेंटर के अबाउट और परपेंडिकुलर टू है, तो mr²/2। तो बच्चों यहाँ पर हो गया mr²/2 इंटू अल्फा। बिल्कुल। क्या सर यहाँ से जो अल्फा है इसको वापस अपने को a/r तो लिखना पड़ेगा, बिकॉज सर यहाँ पर दो वेरिएबल हो गए t1 t2 और तीसरा हो गया a। और बच्चों उनको लिंक अप करने के लिए कहीं ना कहीं अपने को वापस आवश्यकता पड़ेगी अल्फा को a/r लिखने की। तो अपन यहाँ लिख सकते हैं यहाँ पर इसको साथ के साथ a/r। और बच्चों T1 का टॉर्क इसलिए ज्यादा लिखा है सर ने क्योंकि हम ये बात प्रूफ कर चुके हैं कि T1 फोर्स ज्यादा है किससे? T2 से। बिल्कुल सर। अब बच्चों ध्यान दीजिएगा, एक आर कैंसिल। बिल्कुल सर। बच्चों यहां से एक आर से एक आर कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बनी? T1 माइनस T2 इज इक्वल्स टू ma/2। सर T1 T2 अपन ऑलरेडी निकाल रखा है। बिल्कुल सर। और अगर अपन चाहे तो सर इन दोनों की वैल्यूज को T1 T2 की जगह रख सकते हैं, तो A आ जाएगा सर। तो अपन बच्चों इसी को नेक्स्ट पेज पे कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। बच्चों T1 की वैल्यू थी अपने पास, इक्वेशन जो लास्ट इक्वेशन थी वो थी T1 माइनस T2 इज इक्वल्स टू ma/2। बच्चों अब एक बार वापस पीछे पेज पे देखते हैं, T1 के लिए क्या थी? m1g माइनस m1a। T2 के लिए थी m2g प्लस m2a। तो बच्चों यहां वही लिख रहा हूं मैं, m1g माइनस m1a, और बच्चों यहां पर लिख देता हूं मैं m2g प्लस m2a। ठीक है। दिस इज इक्वल्स टू ma/2। बच्चों जितने भी a वाली टर्म्स हैं इन सबको एक साइड ले जाते हैं। सोचिए, देखिए यहां पर है माइनस m1a, ये माइनस जब इससे मल्टीप्लाई होता है ये होगा माइनस m2a। अब बच्चों दोनों टर्म जब राइट साइड जाएगी तो क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। तो बच्चों यहां मैं लिख सकता हूं m1g माइनस m2g बचेगा, यहां पर हो जाएगा m/2। बच्चों ये वाला m/2 एक कॉमन लेने की कोशिश करी जा रही है, इसको इधर लाएंगे तो प्लस m1, इसको माइनस m2 हो गया, इधर आएगा तो कितना हो जाएगा? प्लस m2, और तीनों में से मैंने एक कॉमन निकाल दिया। बच्चों मुझे a ही तो ढूंढना था, तो मैंने a की वैल्यू लिख सकता हूं a इज इक्वल्स टू m1g माइनस m2g अपॉन m/2 प्लस m1 प्लस m1 प्लस m2। तो बच्चों अपने पास लीनियर एक्सेलरेशन आ चुका है। और क्या अपने से एक और चीज और पूछी गई है क्वेश्चन के अंदर? एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ डिस्क। बच्चों एंगुलर एक्सेलरेशन कहीं ना कहीं अपने यूज करा है अल्फा इक्वल्स टू क्या था बच्चों? a/r। बस वही काम अपने को नेक्स्ट करना है। तो बच्चों सेकंड पार्ट के अंदर मैं लिख सकता हूं, फॉर सेकंड पार्ट अल्फा इक्वल्स टू a/r। बच्चों a ये पूरा है, तो बच्चों यहां पर फटाफट से उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, m1g माइनस m2g अपॉन r इंटू m/2 प्लस m1 प्लस m2। बच्चों इसके आंसर्स हो गए। तो स्टूडेंट्स एक बिल्कुल प्रैक्टिकल क्वेश्चन था जो हम लोगों ने डिस्कस किया, बिकॉज डेली लाइफ में हमें मासेस गिवन होते हैं, तो हम लोगों ने नोटिस किया कि यहाँ पे कहीं ना कहीं डिस्क के मास की भी कोई ना कोई वैल्यू इंक्लूडेड है। बिल्कुल सर। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमको दिया गया है आगे, उसमें लिखा हुआ है अ डोर 1.6 मीटर वाइड। तो सबसे पहले बच्चों अगर हम लोग इस डोर को यहाँ पर इमेजिन कर ले, ये डोर है, ये इसका एक्सेस ऑफ रोटेशन है जिसके अबाउट यहाँ पर ये रोटेट कर सकता है। इसका जो वाइड हमको क्वेश्चन में दिया है, कितना दिया है? 1.6 मीटर वाइड ये हमको दिया है। ओके। रिक्वायर्स अ फोर्स ऑफ 2 न्यूटन टू बी अप्लाइड एट द फ्री एंड टू ओपन और क्लोज इट। बच्चों मानकर चले कि यहाँ पर हम लोगों ने हैंडल लगा हुआ है जिसको H मैंने बोल दिया है, ये हैंडल हमने लगाया है, और बच्चों फ्री एंड पे लगा हुआ है, तो इस हैंडल की एक्सेस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस कितनी हो गई? 1.6। बिल्कुल सर। और यहाँ पर अगर हम लोग इसको खोलकर या गेट को बंद करना चाहें तो हमें वहां पर कितना फोर्स चाहिए? 2 न्यूटन का। तो बच्चों हम लोग टॉर्क की बात कर रहे हैं, तो टॉर्क क्या होगा? R और F। बच्चों फोर्स अपन कैसे लगाएंगे? ऐसे परपेंडिकुलर। तो 1.6 और फोर्स लगाया परपेंडिकुलर, तो R इंटू F, दोनों परपेंडिकुलर है ऑलरेडी। तो R की वैल्यू बच्चों 1.6 और फोर्स कितना है? 2। तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना? 3.2 न्यूटन मीटर, द वैल्यू ऑफ टॉर्क। आगे क्या लिखा है? फाइंड द फोर्स दैट इज रिक्वायर्ड टू बी अप्लाइड एट अ पॉइंट 0.4 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम द हिंजेस फॉर ओपनिंग और क्लोजिंग द डोर। बच्चों ये क्वेश्चन आपको ऑलरेडी समझ में आ गया होगा क्योंकि ये बात हम लोग पहले भी कर चुके हैं टॉर्क के इंट्रोडक्शन में। आपको याद है सर ने आपको बताया था कि R और F का रिलेशन क्या होता है? इनवर्स। अगर किसी भी चीज को खोलने या बंद करने के लिए एक फिक्स अमाउंट का टॉर्क हमें चाहिए, तो हमने यहाँ कंसीडर किया कि इस डोर को खोलने या बंद करने के लिए अगर फ्री एंड पे हम लोगों ने टॉर्क जनरेट किया है फोर्स लगा के, तो वो कितना हो जाएगा? 3.2। मतलब इस गेट को खोलने के लिए इतना टॉर्क तो हमें चाहिए।
तो बच्चों इतना ही टॉर्क अगर हमें चाहिए तो क्वेश्चन में बोला गया कि अब इस सिचुएशन में बताइए कि अगर आप अपना हैंडल, अब हम लोग हैंडल को नई जगह प्लेस कर देते हैं। मान लीजिए हैंडल अब यहां लगा दिया, कितनी दूर लगाया हमने? 0.4। तो अब हमें इतना ही टॉर्क जनरेट करने के लिए इस पर्टिकुलर हैंडल पे कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? तो अगेन टॉर्क इज इक्वल टू आर इंटू एफ। बच्चों टॉर्क कितना जनरेट करना है? 3.2, क्योंकि गेट तभी खुलेगा जैसा हम लोगों ने पहले बात की। आर की वैल्यू बच्चों कितनी है? 0.4 और फोर्स हमें रिक्वायर्ड है कितना लगाना चाहिए यहां। तो बच्चों अगर इसको हम लोग सिंप्लीफाई करें तो यहां से ये पॉइंट कैंसिल, तो अब फोर्स की वैल्यू क्या हो गई? 32/4, तो ये हो जाएगा 8 न्यूटन। बच्चों नोटिस कीजिए पहले कितना फोर्स हमने लगाया था? 2। अब कितना लगाया है? 8। क्योंकि आर कम हो गया तो फोर्स की वैल्यू डेफिनेटली बढ़ेगी, क्योंकि एक फिक्स अमाउंट का टॉर्क हमें वहां पे रिक्वायर्ड था। बिल्कुल सर। बच्चों नेक्स्ट बात कर रहे हैं अपन कपल ऑफ फोर्सेस की, और कैसे फोर्स कपल भी। बिल्कुल सर। अब बच्चों यहाँ पर जो फोर्स कपल के अपन जो बात कर रहे हैं उसको समझ के छोटी सी बात बोल रहा हूँ कि अगर मान लेते हैं अपने पास कोई रॉड है, बच्चों अगर मैं इस साइड से भी फोर्स लगाता हूँ, इधर से भी फोर्स लगाता हूँ और दोनों फोर्स बिल्कुल आइडेंटिकल है, तो बच्चों बताओ इस रॉड का क्या होगा? ट्रांसलेशन होगा या रोटेशन होगा? बच्चों इस रॉड का सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? ट्रांसलेशन। इसका मतलब ये सिर्फ आगे की तरफ मूव करेगी और इसका एफ नेट कितना होगा बच्चों? 2f। बच्चों अगर मैं इस पॉइंट के अबाउट ऑब्जर्व करूं तो मैंने कैसे बोल दिया सिर्फ ट्रांसलेशन होगा? क्या ये फोर्स के कारण जो टॉर्क जनरेट होगा वो टॉर्क इसका, अगर ये r डिस्टेंस है तो RF के कारण ऐसा वाला टॉर्क जनरेट होगा। और बच्चों अगर इस फोर्स के कारण चेक करूंगा तो ये RF होगा तो इसका टॉर्क ऐसा होगा। क्या सेम है और डायरेक्शन अपोजिट है तो नेट टॉर्क कैसा हो गया? 0। इसका मतलब ये सिर्फ क्या करेगा बच्चों? ट्रांसलेशन। अगर बच्चों ये सिर्फ ट्रांसलेशन कर रहा है, वही मैंने उल्टा बोल दिया कि इस केस के अंदर अगर अपन ने ये वाला केस लिया है, अगर एक फोर्स इधर और एक फोर्स इधर, बच्चों बताओ यहां पर नेट फोर्स कितना है? क्या यहां पर नेट फोर्स 0 है? बिकॉज दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है और अपोजिट डायरेक्शन में है। इसका मतलब यहां पर एफ नेट 0 हो गया, इसका मतलब यहां पर ट्रांसलेशन नहीं होगा। अपन ये मान के चल रहे कि स्टार्टिंग से वो रेस्ट पर ही है। तो बच्चों अगर ट्रांसलेशन नहीं होगा तो उस केस के अंदर एफ नेट की वैल्यू क्या आ गई? 0। बच्चों बात करते हैं रोटेशन की, क्या यहां पर रोटेशन हो सकता है क्या? क्या बच्चों ये अपना जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है यहां से ये डिस्टेंस मान लेते हैं अपन r, क्या इस फोर्स के कारण जो टॉर्क जनरेट होगा क्या आर और एफ एक दूसरे के परपेंडिकुलर है? तो कुछ ऐसा होगा, मतलब एंटी क्लॉकवाइज, मतलब इसके कारण ऐसा कुछ रोटेशन क्रिएट होगा। और बच्चों इस फोर्स के कारण क्लॉकवाइज होगा तो ऐसा कुछ होगा। क्या दोनों का मैग्नीट्यूड आर और एफ के बराबर है? इसका मतलब दोनों के टॉर्क अभी भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो बच्चों नेट टॉर्क अभी भी कैसा है? 0। इसका मतलब यहाँ पर एफ नेट भी 0 और नेट टॉर्क भी 0। मतलब एग्जैक्टली सर ये डायग्राम आपने यहाँ पर दिया हुआ है। बिल्कुल। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि इस रॉड पे नेट फोर्स भी 0 है। बिल्कुल। और नेट टॉर्क भी 0 है। बिल्कुल सर। जबकि बॉडी पर फोर्सेस अगर हम लोग देखें तो इंडिविजुअली प्रेजेंट है, और उनका रिजल्टेंट अगर देखें तो नेट फोर्स की फॉर्म में भी 0 है और वो टॉर्क भी जनरेट नहीं कर रहे इस पॉइंट के। बिल्कुल। हम लोग ऑब्जर्व, इसका मतलब बच्चों यहाँ से आप क्या बात समझे कि हो सकता है ना ऐसा भी हो जाए कि फोर्स होने के बाद भी अपना नेट फोर्स 0 हो जाए और फोर्स होने के बाद भी नेट टॉर्क भी 0 हो जाए। बिल्कुल। अब बच्चों मैं एक तीसरे केस की बात कर रहा हूं जिसके अंदर बात कर रहा हूं कि अपन किसी भी टैप को कैसे ओपन करते हैं। टैप का मतलब बच्चों नल। जब अपन पुराने टाइप के नल की बात कर रहे हैं तो अपन दोनों फिंगर्स या पूरे हाथ से दोनों साइड अपन फोर्स लगाते हैं। तो बच्चों ऐसा कुछ सोचे कि मैंने कोई नल ऐसा बना देते हैं, ये अपना टैप हो गया। बच्चों इस टैप को अगर मुझे ओपन करना है तो मुझे हाथ को ऐसे कुछ पकड़ना पड़ेगा ताकि एक फिंगर से तो मैं एक साइड पुश करूं और एक साइड बाहर पुल करूं, मतलब दोनों साइड के जो फोर्सेस हो कैसे हो अलग अलग हो। तो बच्चों यहां पर कुछ ऐसा होगा तो इसका मतलब मुझे एक साइड से तो अंदर प्रेस करना पड़ेगा और एक साइड से बाहर करना पड़ेगा, या तो इसको बंद करने के लिए या फिर खोलने के लिए। तो अपने जो फोर्सेस लग रहे हैं वो इस पॉइंट पे अगर मैं आउटवर्ड मानता हूं तो इस पॉइंट पे इनवर्ड होगा, इस पॉइंट पे अगर आउटवर्ड मानता हूं तो इस पॉइंट पे कैसा होगा? इनवर्ड्स होगा। इसका मतलब उस केस के अंदर अगर मैं इजी सा एक रॉड अज्यूम कर लेता हूं तो एक रॉड पे अगर मैंने फोर्स राइट साइड लगाया है तो एक पे मैं क्या लगाता हूं? लेफ्ट साइड। तो बच्चों अगर ये दो फोर्सेस लग गए हैं तो सोच के बताओ दोनों का मैग्नीट्यूड मैंने एफ और एफ बोला, तो बच्चों यहां पर एफ नेट की वैल्यू 0 है या नॉन 0? नेट फोर्स 0 है सर, जितना फोर्स आगे उतना ही फोर्स पीछे है और इक्वल मैग्नीट्यूड। बिल्कुल सर। इसका मतलब यहां मैं लिख सकता हूं एफ नेट इज इक्वल टू 0। पर बच्चों बात करें टॉर्क की, क्या यहां पर अगर मैं इसको R मान लेता हूं और ये F है तो इनके कारण जो टॉर्क जनरेट होगा RF मैग्नीट्यूड वाइज और टॉर्क जनरेट होगा क्लॉकवाइज। इसका मतलब कैसा हुआ? नेगेटिव। बच्चों अगर मैं वापस इस फोर्स के कारण चेक करूं तो ये अगेन अगर इसको मैं R मान लेता हूं तो R इंटू एफ अगेन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है।
टॉर्क जनरेट होगा, पर वो टॉर्क जनरेट भी कैसा होगा, क्लॉकवाइज। क्या ये भी क्लॉकवाइज और ये भी क्लॉकवाइज, क्या ये दोनों टॉर्क एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं सर? अगर बच्चों दोनों टॉर्क एक दूसरे को सपोर्ट करें तो नेट टॉर्क में लिख सकता हूं τ1 प्लस τ2 और अलॉन्ग विद डायरेक्शंस। तो बच्चों क्या यहां पर ये भी क्लॉकवाइज है, ये भी क्लॉकवाइज है, तो इससे आंसर अपने पास कितना आया, RF, इससे भी आंसर कितना आया, RF। और बच्चों मैं यहां पर साथ के साथ ये भी लिख देता हूं कि जो RF आंसर आया वो दोनों का क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आया। तो बच्चों आंसर कितना बचा, 2RF। बच्चों व्हाट इज 2R? एग्जैक्टली लेंथ ऑफ रॉड, लेंथ ऑफ रॉड। तो क्या यहां पर मैं अगर लेंथ ऑफ रॉड को L बोल देता हूं तो क्या इसका आंसर L इंटू एफ हो गया? इसका मतलब यहां पर नेट टॉर्क जनरेट हो रहा है, दैट इज इक्वल टू L इंटू एफ। तो बच्चों यहां पर अपन क्या सीखा, क्या यहां पर F नेट 0 था तब भी टॉर्क था, यहां पर F नेट 0 था तब टॉर्क नहीं था। तो ऐसा क्या हुआ कि F नेट 0 होते हुए भी टॉर्क आ गया, और ऐसा क्या हुआ कि F नॉट 0 होते हुए भी टॉर्क नहीं आया? उसी चीज को अपन सर को समझा रहे हैं कि उस चीज का कैसे फर्क पड़ा। बिल्कुल। तो ऑब्जर्व कीजिए स्टूडेंट्स, जैसा सर ने आपको डिस्कशन किया, अब इसको हम लोग पूरा हटा देते हैं एक बार और फिर से इसको डिस्कस करते हैं। बिल्कुल। आई मीन फेयरली इसको डिस्कस करते हैं। बच्चों ऑब्जर्व कीजिए, अब हमारे सामने दो डायग्राम्स हैं, जैसा सर ने आपको एक्सप्लेन किया कि एग्जैक्टली कपल ऑफ फोर्सेस क्या होते हैं। तो बच्चों यहाँ पे कपल ऑफ फोर्सेस या फोर्स कपल बोल दीजिए, इसको कैसे एक्सप्लेन किया जाता है फेयरली अगर हम लोग बात करें कि अगर इक्वल मैग्नीट्यूड के फोर्सेस, अगर इक्वल मैग्नीट्यूड के दो फोर्सेस, अगर इक्वल मैग्नीट्यूड के दो फोर्सेस किसी बॉडी पे अपोजिट डायरेक्शन में एट डिफरेंट पॉइंट्स, अपोजिट डायरेक्शन में एट डिफरेंट पॉइंट्स अप्लाई किए जाएं, तो उन फोर्सेस का नेट फोर्स तो जीरो होता है, आई मीन उन फोर्स का रिजल्टेंट तो जीरो होता है, पर उनका नेट टॉर्क वहां पे जीरो नहीं होता। जैसा मैंने बोला कि एक बॉडी लीजिए, उस बॉडी पे कोई भी दो फोर्स लगाइए जिनके मैग्नीट्यूड इक्वल हो और डायरेक्शन अपोजिट हो, और उन फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग हो, जैसा कि आप नोटिस कर रहे हैं। ऑब्जर्व कीजिए बच्चों कि ये हो गया हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये दोनों फोर्सेस इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, ये दोनों फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, और दोनों की लाइन ऑफ एक्शन अलग है, आई मीन दोनों के पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन अलग अलग है। एक को हमने इस पॉइंट पर लगाया है और एक पॉइंट हम लोगों ने यहां लिया है। तो बच्चों तीन तीन कंडीशंस आ गई, दोबारा से आप रिपीट कीजिए मेरे साथ। कितने फोर्स लगाने हैं, दो, उनका मैग्नीट्यूड कैसा हो, सेम, डायरेक्शन कैसी हो, अपोजिट, और उनके पॉइंट ऑफ एप्लीकेशंस क्या हो, डिफरेंट, या फिर लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट हो, लाइन ऑफ एक्शन अलग बोल दीजिए, या फिर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन डिफरेंट हो। तो ऐसी स्थिति में नेट फोर्स तो अगर आप नोटिस करें तो नेट फोर्स अगर हम लोग बात करें तो वो कितना हो जाएगा, नेट फोर्स इज इक्वल टू जीरो। पर अगर बच्चों नेट टॉर्क अगर हम लोग देखें तो अभी अभी आपको सर ने बताया कि यहां से यहां तक की ये लेंथ कितनी है, L/2, तो R क्रॉस F ये क्लॉकवाइज घूम रहा है तो माइनस FL/2। बिल्कुल बच्चों इसके लिए भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, L/2, तो ये हो जाएगा L/2, और F ये भी कैसे घुमा रहा है, क्लॉकवाइज, तो ये हो जाएगा माइनस FL/2, तो ये हो जाएगा माइनस 2FL/2, तो यहां से हम लोग आंसर दे सकते हैं माइनस FL। माइनस क्या बता रहा है, क्लॉकवाइज नेट टॉर्क मिल रहा है। तो बच्चों L अगर हम लोग देखें तो L यहां पर क्या बन रहा है, दोनों फोर्सेस की जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है उनके बीच की डिस्टेंस। बिल्कुल, दोनों फोर्सेस की जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है उनके बीच की डिस्टेंस, जो किसके बराबर है, L के बराबर। तो एग्जैक्टली बच्चों यहां पे आपने नोटिस किया कि नेट फोर्स जीरो होते हुए भी नेट टॉर्क प्रेजेंट है। पर क्रॉस क्वेश्चन बनता है कि अगर लाइन ऑफ एक्शन या पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन अलग अलग ना होते, सेम होते, तो क्या होते, ये बात हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। ऑब्जर्व कीजिए बच्चों, नेट फोर्स तो यहां पर हम लोग पहले ही प्रूफ कर चुके हैं, कितना है, जीरो, और सर ने यहां पे नेट टॉर्क भी आपको प्रूफ करके बताया था, कितना था, जीरो। तो आपने नोटिस किया कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन दोनों के एग्जैक्टली सिमिलर है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन दोनों के एग्जैक्टली सिमिलर है, इसलिए ये टॉर्क प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, इसलिए पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन अलग अलग होने चाहिए। तो बच्चों ऐसे दो फोर्सेस या फोर्सेस का एक कपल जिसमें इक्वल मैग्नीट्यूड हो, अपोजिट डायरेक्शन हो और डिफरेंट पॉइंट ऑफ एप्लीकेशंस हो, तो उस सिचुएशन में उन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट फोर्स जीरो होता है, पर उनका नेट टॉर्क जीरो नहीं होता। इसका मतलब ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी बन गया कि ऐसा पॉसिबल है कि बॉडी पे नेट फोर्स जीरो होते हुए भी नेट टॉर्क प्रेजेंट हो सकता है। ये उसका एक एग्जांपल है। बिल्कुल। तो बच्चों हम लोगों ने क्या देखा था, इसको अगर हम लोग थ्योरेटिकली लिखें कि फोर्स कपल की वैल्यू क्या होती है, तो नेट टॉर्क इज इक्वल टू F इंटू उनके प्रोड्यूस जो टॉर्क करते हैं उसकी वैल्यू क्या होती है, F इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। मतलब कि इन दोनों फोर्सेस की जो लाइन ऑफ एक्शन या पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है उनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी कह सकते हैं। हाँ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी कह सकते हैं। बिल्कुल सर। बच्चों अब उसी चीज को अपन डेफिनेशन की फॉर्म में और पढ़ लेते हैं। व्हेन टू फोर्सेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड
एक्ट ऑन डिफरेंट पॉइंट्स, जैसा सर ने बताया था, इन अपोजिट डायरेक्शन विद डिस्टिंक्ट लाइन ऑफ एक्शन। मतलब वही डिफरेंट पॉइंट्स। एग्जैक्टली, दिस फोर्सेस फॉर्म अ कपल। दिस कपल ट्राइज टू रोटेट अ बॉडी एंड इसी को कहते हैं अपन मोमेंट ऑफ कपल। बच्चों मोमेंट ऑफ कपल क्यों बोल दिया, याद करो अपन कहीं पर मोमेंट ऑफ मास यूज करा, मोमेंट ऑफ फोर्स यूज करा, तो अपन कहने का मतलब क्या है, वहां पर अपन आर और फोर्स का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स हुआ, आर और मास का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मोमेंट ऑफ मास हो गया। तो बच्चे इसलिए अपन वर्ड क्या यूज करते हैं, मोमेंट। अब सोचिए, देखिए यहां पर कोई डायग्राम है, क्या इसकी लाइन ऑफ एक्शन ऐसे कुछ है, इसकी लाइन ऑफ एक्शन भी ऐसा कुछ है, इन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा है, परपेंडिकुलर वाला। एग्जैक्टली सर। तो अगर बच्चों में इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मालूम तो ये वाला होगा, ये लेना चाहिए हमें टॉर्क निकालने के लिए। सर मान लेते हैं इसकी वैल्यू कुछ x है, तो बच्चों उस केस के अंदर मैं यहां पर बोलूंगा कि जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा बिकॉज ऑफ दिस कपल इज इक्वल टू F इंटू एक्स, और जो भी इसका डायरेक्शन होगा अपन चेक कर लेंगे किसका डायरेक्शन क्या है। क्या बच्चों इस केस के अंदर ये भी क्लॉकवाइज घुमाएगा और ये भी क्लॉकवाइज घुमाएगा, तो इसके लिए यहां पर जाएगा क्लॉकवाइज। तो बच्चों जो टॉर्क की जो वैल्यू हो जाएगी वो जाएगी Fx इंटू डायरेक्शन क्या हो गया, क्लॉकवाइज। स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात कर रहे हैं रोटेशनल इक्विलिब्रियम। बच्चों रोटेशनल इक्विलिब्रियम जब हम लोग डिस्कस करते हैं तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस यहां पर बनते हैं और सॉल्व करना उनको उससे भी ज्यादा आसान होता है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं रोटेशनल इक्विलिब्रियम की, तो उसके पहले हम लोग, आपको याद हो एनएलएम में हम लोगों ने बात की थी ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम। बच्चों याद कीजिए एनएलएम में क्या होता था कि एक पार्टिकल होता था, उस पर बहुत सारे फोर्सेस साइमल्टेनियसली होते थे, उन सभी का हमें रिजल्टेंट कितना रखना था, 0। अगर उस पार्टिकल पर सभी प्रेजेंट फोर्सेस का रिजल्टेंट 0 होता था तो हम लोग बोलते थे कि वो पार्टिकल ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम में है। और ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम में होने के लिए मस्ट रिक्वायरमेंट थी कि या तो रेस्ट हो या कांस्टेंट वेलोसिटी हो, एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए, नेट फोर्स नहीं होना चाहिए, तो वो ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम कहलाता था। और बच्चों आपने नोटिस किया होगा कि वहां पे हम लोग एक पार्टिकल डिस्कस कर रहे थे जिसका कोई शेप और साइज या डायमेंशंस नहीं थे। पर इस बार हमारे पास जो दूसरा इक्विलिब्रियम है वो है रोटेटरी। और रोटेटरी इक्विलिब्रियम में हमारे पास जनरली रिजिड बॉडीज दी जाएंगी, जिनका शेप होगा, साइज होगा, डायमेंशंस होगी, और हमको बोला गया कि बॉडी रोटेटरी इक्विलिब्रियम में है। तो सोच के देखिए बच्चों, बॉडी के पास शेप और साइज है, वो रोटेटरी इक्विलिब्रियम में है, तो ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम में रहने के लिए नेट फोर्स 0 होना चाहिए था, तो रोटेटरी इक्विलिब्रियम में रहने के लिए नेट टॉर्क 0 होना चाहिए। और बच्चों नेट टॉर्क अगर 0 है तो इसका मतलब हो गया कि या तो पार्टिकल रेस्ट पे है या फिर उसकी एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट। बिल्कुल सर, क्योंकि जैसे वेलोसिटी कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन 0, ऐसे ही एंगुलर वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो एंगुलर एक्सेलरेशन 0, और एंगुलर एक्सेलरेशन अगर प्रोड्यूस होता है तो किसकी वजह से, नेट टॉर्क की वजह से। तो एंगुलर एक्सेलरेशन 0 तो नेट टॉर्क भी 0। तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में दो स्थितियां हो सकती हैं कि या तो बॉडी रेस्ट पे हो और अगर रोटेट कर रही है तो वो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही है। बिल्कुल सर। तो इस बार हमें क्या करना है, जितनी भी फोर्सेस हैं वो सब मार्क कर लीजिए बॉडी पे, और आपको बोला जा रहा है कि ये इक्विलिब्रियम में है। तो बच्चों जितने भी फोर्सेस हैं उन सबका नेट टॉर्क निकाल दीजिए और उसको 0 के साथ इक्वेट कर दीजिए, जो भी अननोन होगा वो हमारे सामने आ जाएगा। बिल्कुल सर। बच्चों सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो यहां पर क्वेश्चन में किस तरह की बातें होंगी। हो सकता है क्वेश्चन में बोल दिया जाए कि बॉडी सिर्फ और सिर्फ रोटेटरी इक्विलिब्रियम में है, ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम में नहीं है। जैसा हमने प्रीवियसली ऑब्जर्व किए कुछ ऐसे केसेस फोर्स कपल के टाइम पे कि बॉडी पर नेट फोर्स 0 होते हुए भी नेट टॉर्क हो सकता है, बॉडी पे नेट टॉर्क 0 रह सकता है पर नेट फोर्स प्रेजेंट हो सकता है। तो हमें क्या करना है, ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम है तो नेट फोर्स 0 कर दो, रोटेटरी इक्विलिब्रियम है तो नेट टॉर्क 0 कर दो, और दोनों ही इक्विलिब्रियम साइमल्टेनियसली है तो नेट फोर्स भी 0 करो और नेट टॉर्क भी 0 करो। तो वही चीज हम लोग अब यहां डिस्कस कर रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पे क्या लिखा है, पढ़ लेते हैं उसको। अ रिजिड बॉडी सेट टू बी इन अ स्टेट ऑफ रोटेशनल इक्विलिब्रियम if its angular acceleration is 0, जैसा सर ने बोला। Therefore, a body in rotational equilibrium must either be at rest or in rotation with a constant angular velocity। अब बच्चों इस डायग्राम का मतलब क्या, समझ लेते हैं। बच्चों इस डायग्राम का इतना सा मतलब है, अगर जितनी भी फोर्सेस इस बॉडी के ऊपर लग रही है सबके कारण अपन इंडिविजुअल टॉर्क निकाल लेते हैं एंड अलॉन्ग विद साइन सबको ऐड कर देते हैं। अगर बच्चों नेट टॉर्क 0 आ गया, इसका मतलब ये नेट टॉर्क 0 है, इसका मतलब ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में। और बच्चों अगर सारी फोर्सेस को अलोंग विद साइन ऐड कर देते हैं तो उस केस में अगर नेट फोर्स 0 आ जाए, इसका मतलब ये ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम में। और बच्चों दोनों 0, तो जैसा सर ने बोला वो दोनों ही इक्विलिब्रियम में है। ओके बच्चों अब इस केस के अंदर अपन क्या देख रहे हैं
क्या ये कुछ सीसॉ जैसा नजर आ रहा है सर। अब सर इसके अंदर अपन जनरली क्या देखते हैं कि दो बच्चे बैठे हुए हैं, तो सपोज अपन काम करते हैं कि एक पर्सन को यहाँ पे उठाया जाता है, M1 मास, इसका M1 मास है। बच्चों ये जो अपना फुलक्रम है यहाँ से, या जो पाइवटिंग पॉइंट है जहां से ये रोटेट कर रही है, इस पॉइंट से अपन इसका डिस्टेंस मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक का R1। ठीक है। तो बच्चों सोच के बताओ, क्या बिकॉज ऑफ दिस मास M1 इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा हो ग्रेविटी करंट, दैट इज M1G। बच्चों फोर्स लग गया M1G और ये R1 है, क्या M1 और R1 एक दूसरे के परपेंडिकुलर है? तो बच्चों उस केस के अंदर इसका जो रोटेशन हो रहा होगा वो क्लॉकवाइज हो रहा होगा। अब बच्चों ये रोटेशन जो क्लॉकवाइज हो रहा है इसको काउंटर बैलेंस करना है, मतलब अपने को इसको बैलेंस करना है। बिल्कुल सर, इसको बैलेंस करना है अपने को। अब बैलेंस करना है, रोटेशन को बैलेंस करना है, इसका मुझे रोटेशनल इक्विलिब्रियम चाहिए। ठीक है। इसका मतलब मुझे यहाँ पर भी किसी और पर्सन को बैठाना पड़ेगा। सपोज बच्चों मान लेते हैं कि वो पर्सन यहाँ बैठ गया, बिल्कुल एज पे नहीं है, एज से थोड़ा सा पहले है, M2 मास मान लेते हैं, और इसका ये R2 मान लेते हैं बच्चों। अब बच्चों ये तो एज पे था, ये एज पे नहीं है, तो बच्चों इसके मास के कारण इसके ऊपर क्या लग रहा होगा बच्चों? M2G। बच्चों अगर मैं इसके टॉर्क की बात करूं तो क्या R और फोर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, और जब इसके ऊपर अपन लगाएंगे डायरेक्शन तो इस केस के अंदर जो आ रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है या फिर पॉजिटिव टॉर्क आ रहा है। तो बच्चों इसका कुछ इस प्रकार से रोटेशन होगा। मैंने बोला कि मुझे यहाँ पर रोटेशनल इक्विलिब्रियम चाहिए, इसका मतलब मुझे राइट साइड का टॉर्क और लेफ्ट साइड का टॉर्क को बैलेंस करना है या फिर नेट टॉर्क को जीरो करना है। अगर बच्चों में कह देता हूं नेट टॉर्क को मुझे जीरो करना है, तो नेट टॉर्क का मतलब हुआ दोनों के कारण टॉर्क। क्या इसके कारण जो टॉर्क आया वो नेगेटिव आया बिकॉज क्लॉकवाइज है, तो बच्चों M1G R1। बिल्कुल सर, उसको लिख देता हूं M1G R1। बच्चों इसके कारण जो आया वो पॉजिटिव आया, तो प्लस M2G R2 इज इक्वल टू 0। बच्चों इस टर्म को मैं राइट साइड ले जाता हूं तो यहां पर हो जाएगा M2G R2 इज इक्वल टू M1G R1। अब बच्चों यहां पर G से G कैंसिल कर दिया, तो यहां से अपने पास क्या रिलेशन आया? ऐसा रिलेशन आपने सेंटर ऑफ मास में देखा हुआ है, M1 R1। क्या आपने देखा था सेंटर ऑफ मास में अगर अपन इस पॉइंट को ही सेंटर ऑफ मास वाला पॉइंट मान लेते थे, जो ओरिजिन पे मान लेते थे, उस केस में M1 R1 M2 R2 के बराबर आता था। तो बच्चों ऐसा ही कुछ यहाँ पर आया है, और यहाँ से आप क्या सीख सकते हो कि अगर मैं यहाँ पर ढंग से देखूंगा तो M इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R आ रहा है। बच्चों क्या मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ ना, M1 अपॉन M2, ध्यान दीजिएगा M2 को नीचे ले आया, इज इक्वल टू R2 बाय R1। इसका मतलब अगर आप R बढ़ाओगे तो इसका मास कम रखो, और यहां पर R छोटा है तो मास ज्यादा रखो, तब जाके दोनों के जो टॉर्क है वो क्या हो जाएंगे? बैलेंस हो जाएंगे। क्या सर यहां पर अपन कह सकते हैं ये ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम में भी है? ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम में भी होगा सर, बिकॉज ऐसा अगर हम लोग ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर कांटेक्ट है, तो यहाँ पर एक और फोर्स लग रहा होगा जिसका नाम होगा नॉर्मल रिएक्शन। बिल्कुल। और ये नॉर्मल रिएक्शन इन दोनों के वेट को बैलेंस कर रहा होगा, जिसकी वजह से अपवर्ड या डाउनवर्ड ऐसा मोशन नहीं कर रहा ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम। तो उस केस में अपन ये भी कह सकते हैं N इज इक्वल्स टू M1G प्लस M2G। तो बच्चों ये इक्वेशन हो गई ट्रांसलेटरी की, और यहाँ पर नेट टॉर्क इक्वल टू 0, इसका मतलब हो गया रोटेटरी इक्विलिब्रियम में। और बच्चों इसी एग्जाम्पल से आपको तराजू भी याद आ जाता होगा, क्योंकि तराजू यानी कि जिसको हम लोग फिजिकल बैलेंस बोलते हैं, वो भी इसी कॉन्सेप्ट पर काम करती है। बच्चों अगर हम लोग इमेजिन करें तराजू को, तो ऑब्जर्व कीजिए ये एक पलड़ा जिसको पैन बोलते हैं, और यहाँ पर एक पलड़ा होता है जिसको हम लोग पैन बोलते हैं। यहाँ पर इस तरह की एक सिचुएशन होती है। तो बच्चों यहाँ से ये हो गया हमारे पास जिसको हम लोग होल्ड करते हैं, एग्जैक्टली हुक जिसको बोलते हैं। तो बच्चों ये हो गया हमारे पास एक डिस्टेंस R1, यहाँ पर हम लोग रखते हैं M, और यहाँ पर एक डिस्टेंस हो गई R2, यहाँ पर हम लोग रखते हैं M2, ये हम लोग M1 मान लेते हैं। तो बच्चों इसका टॉर्क कैसा होता है यहाँ पर इस मैनर में, जिसको हम लोग क्लॉकवाइज, और इसका टॉर्क कैसा होता है एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि इस पे भी फोर्स कौन सा होगा? M2G, और ये भी क्या होगा? M1G। तो बच्चों अगर हम लोग कोई भी परचेजिंग करते हैं तो एग्जैक्टली फाइनल चीज कब हम लोग लेते हैं? जब ये दोनों तरफ से मूव करना बंद कर जाता है, आई मीन रेस्ट पे आ जाता है रोटेशनल इक्विलिब्रियम में। तो उस समय क्या होता होगा कि इसका टॉर्क और इसका टॉर्क आपस में बैलेंस हो जाता है। पर क्या सर यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसी भी गड़बड़ी हो सकती है ना कि मान लीजिए अगर अपन इस कॉर्नर पे ना लटकाते हुए इस पलड़े को यहाँ लटका दे तो R कम हो गया तो मास ज्यादा हो गया, है ना? तो हम लोग यहाँ पर इस तरह से गड़बड़ी कर सकते हैं। बिल्कुल। तो मासेस को अनइक्वल करके भी हम लोग वहां पे बैलेंसिंग कर सकते हैं। बिल्कुल सर। तो बच्चों ये एक सेम ही कॉन्सेप्ट है। अगर इसका कभी क्वेश्चन आ जाए तो वापस से आप वही इक्वेशन लगा दो, M1 R1 इक्वल टू M2 R2, जिससे अपना आंसर्स निकल। बिल्कुल।